हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। और आज हैकर सीरीज में जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो, एक बात पे ध्यान दो। रेस्पिरेशन इन प्लांट से पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, और उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की मदद से पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधों ने अपना खाना बना दिया, जिसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अंग्रेजी में लिख दिया है। अब जाहिर सी बात है, खाना क्यों बनाया है? क्योंकि इस खाने से एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का यूज करना है, इससे एटीपी को निकालना है। कैसे निकालना है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो प्लांट ने बनाए हैं उनका ऑक्सीडेशन करके वो एनर्जी निकाल लेगा, और इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है। ठीक है जी। तो एटीपी बनाने हैं, एटीपी बनाने हैं, एटीपी बनाने को अंग्रेजी में बोल दिया जाता है फोस्फोराइलेशन। अब आपने दो तरीके के शब्द सुने होंगे, एक सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अब ये क्या चीज है जी? देखो जी, एटीपी को हम मान के चलते हैं, एटीपी होता है पैसे। ठीक है, एटीपी होते हैं क्या? पैसे होते हैं। अब एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास आपकी जेब में कैश पैसे पड़ेंगे, 50 का नोट पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, 500 का नोट पड़ा है, डायरेक्ट हम दुकान पे जाएंगे और जो भी लेना है हम ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी डायरेक्टली बन जाते हैं और एटीपी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आपके पास किसी बैंक का चेक पड़ा हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई पेमेंट आनी थी, आपके फादर की मदर की पेमेंट आनी थी, है ना, कंपनी वालों ने, बैंक वालों ने, आप वो वहां से कहीं चेक मिल गया, तो वो चेक जो है आप डायरेक्ट दुकान पे यूज नहीं कर सकते। आपको उस चेक को कैश करवाने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा बैंक है? लो जी, ये है बैंक ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस, इनको याद रखना, ये बैंक है। ठीक है, तो डायरेक्ट एटीपी आपके पास नहीं है, आपके पास क्या बने हैं? एनएडीएच ये वाली एनर्जी है, एफएडीएच2 ये वाली एनर्जी है, तो ये डायरेक्ट यूज नहीं हो सकती। आपको बैंक में यानी इन चीजों का इस्तेमाल करके, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीएस, इन चीजों का इस्तेमाल करके इस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये अपने को पता ही है, एनएडीएच वाली कितनी? 3 एटीपी देती है, और एफएडीएच2 कितने? 2 एटीपी अपने को देता है। तो ये तो होगी सबस्ट्रेट लेवल, और ये ऑक्सीडेटिव। नाम में यार ना, देखो, माइटो ऑक्सीजन का लेना देना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया O2 ये एटीएस सारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेटिव नाम पड़ गया, और ये सबस्ट्रेट लेवल, बेसिक लेवल। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हो गए। अब कैसे याद रखेंगे? देखो, F4 फैट्स, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स यूज हो रहे हैं तो उसको बोल दिया जाएगा F4 फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, F4 फैट, F4 फ्लोटिंग। और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन हो वो प्रोटोप्लाज्मिक, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। ठीक है, अब ये कैसे? देखो, P4 प्रोटीन, P4 प्रोटोप्लाज्मिक, ये ऐसे याद हो जाएगा, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है जी। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने बोल ही दिया है कि भाई यूजुअली यही यूज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल से ही देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज से अपने को एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? देखो, सिंपली क्या किया, इस ग्लूकोज को तोड़ दिया। तोड़ने को अंग्रेजी में बोलते हैं लिसिस। किसको तोड़ा है? ग्लूकोज। तो हो जाएगी प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। अब ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस हो गई तो रिजल्ट में क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड बनेगा। अब इस पाइरुविक एसिड के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी या इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन मिल गई यानी एरोबिक कंडीशन, नहीं मिली यानी अनएरोबिक कंडीशन, है ना। देखो, हमने यहां पर देखा था ना कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की क्या करनी है? ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन नाम में आ रहा है ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगी, और अनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीडेशन कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी और फर्मेंटेशन हो जाएगी, और फर्मेंटेशन के रिजल्ट से लैक्टिक एसिड बना, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल बना तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड जैसे मसल में, ये अल्कोहल वाली अपनी जैसे कि ईस्ट में। ठीक है जी। इधर कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें, अगर पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई तो ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटाइल को एंजाइम ए में।
और इस रिएक्शन को जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसको हम लिंक रिएक्शन बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर जाएगा एक साइकिल में जिसका नाम है क्रेब साइकिल। ठीक है जी, क्रेब साइकिल। अब इसके बाद एटीएस की चीजें चलेंगी जो आगे देख लेंगे। अब देखो यहां पर देखो, जो ये चीजें हुई हैं, ग्लाइकोलिसिस हुई है, लिंक रिएक्शन हुई है, ये क्रेब साइकिल है, ये क्यों हुई हैं? जाहिर सी बात है, अपने को इसमें से एनर्जी निकालनी थी, तो ग्लाइकोलिसिस हुई, यहां से एनर्जी निकली, लिंक रिएक्शन हुई, यहां से एनर्जी निकली, क्रेब साइकिल ऐसे 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 घूम रही है, वहां से एनर्जी निकलती जा रही है, एनर्जी निकालने की प्रोसेस है। अब बात करते हैं, दो फर्क आएंगे कि एरोबिक और अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क आ जाएगा। देखो जी, यहां पर अगर मैं अनएरोबिक कंडीशन बोल दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एनएरोबिक का केस है, ये अनएरोबिक का केस है ये। तो एनएरोबिक वाले में ग्लाइकोलिसिस तो हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन का कोई लेना देना इस प्रोसेस में नहीं आया, तो ग्लाइकोलिसिस तो भाई एनएरोबिक में भी हो रही है और एनएरोबिक में ये फर्मेंटेशन हो रही है, तो ये है एनएरोबिक का केस। तो एनएरोबिक में जो एनर्जी मिली है सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से मिली है, फर्मेंटेशन में कोई एनर्जी नहीं मिलती है। और एरोबिक की बात करें तो ये आपका एरोबिक का केस बन जाएगा, एरोबिक का केस जिसमें ग्लाइकोलिसिस हुई, एनर्जी मिली, लिंक रिएक्शन हुई, एनर्जी मिली, क्रेब साइकिल हुई, एनर्जी मिली। ठीक है, अब डायरेक्ट जो फिर से वही बात है, डायरेक्ट एटीपी मिल गए, डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, बट ऐसी एनर्जी मिलेगी जो इनसे, मान लो यहां से ग्लाइकोलिसिस से, लिंक रिएक्शन से, क्रेब साइकिल से जो ऐसे वाली एनर्जी मिलेगी उसको फिर बैंक में जाके है ना कैश करवाना पड़ेगा, एटीएस में जो काम होता है। ठीक है, अब लोकेशन बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहां होती है, लिंक रिएक्शन कहां होती है, क्रेब साइकिल कहां होती है। तो ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन कहां, साइटोप्लाज्म में होती है, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और एटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, तो इन सारों का एरोबिक वाली सारी चीजें हैं उनका माइटोकॉन्ड्रिया से लेना देना है और ये तो साइटोप्लाज्म में हो ही रही है। ठीक है जी, तो एनएरोबिक में ये हो रही थी, ये हो रही थी, तो ये तो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। एनारोबिक जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना होता भी नहीं है। तो ये किताब है, इसका नाम क्या है? ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, तो इसको एनसीईआरटी बोलेंगे, इसको हम टेबल कुर्सी पंखा तो नहीं बोलेंगे। पेन से लिखते हैं तो इसको पेन बोलते हैं, ये मेरा हाथ है इसको हाथ बोलते हैं। तो अगर किसी साइकिल का नाम क्रैब है तो उसको क्रैब साइकिल बोल दिया जाएगा। ठीक है, ए साइकिल इज क्रैब, क्रैब साइकिल है, सिंपल सी बात है। अब जाहिर सी बात है, पूरी बायो में आप ध्यान दो कि जितनी भी साइकिल्स हैं सबसे फेमस वाली साइकिल कौन सी है, कि जिसको भाई ग्लोबली जिसको पढ़ा जा रहा है, सब लोग उसकी ट्रिक्स बना रहे हैं यहां वहां, है ना। तो क्रैब साइकिल ऐसा लग रहा है कि सबसे फेमस वाली साइकिल है। अब सबसे फेमस वाली साइकिल है तो इसकी अकड़ भी चलेगी, बाकी साइकिल्स के ऊपर इसकी अकड़ चलेगी, तो ये अपने ऑर्डर भी मनवाएगी, सिंपल सी बात है। ए साइकिल इज क्रैब, सिंपल है, क्रैब साइकिल है, क्या बोलती है, सेज फॉलो माय ऑर्डर। ए साइकिल इज क्रैब सेज फॉलो माय ऑर्डर। अब इसी को हम लगा के देख लेते हैं, देखो, ए साइकिल इज क्रैब सेज फॉलो माय ऑर्डर, ए साइकिल इज क्रैब सेज फॉलो माय ऑर्डर, सिंपल है। अब आता है मेन टास्क की एनर्जी कैसे याद करनी है। देखो, एनर्जी निकलेगी तीन तरीके की, एक एनएडीएच वाली, एक एफएडीएच वाली, एक जीटीपी वाली। अब कौन से स्टेप में निकलेगी, कैसे याद करें। देखो, अपने को कुछ करना नहीं है, चीजें चलेंगी अपने आप। देखो, क्या हम इस एफ को इस एफ से मैच करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो भाई एफ को एफ के पास पहुंचा देते हैं और ये एफ वाले के नीचे एफएडीएच2 वाली एनर्जी निकल जाएगी। याद रखना, हमेशा नीचे की तरफ एनर्जी निकालनी है, कि इसके नीचे उसके नीचे नीचे की तरफ एनर्जी निकलेगी। अब है सबसे मुश्किल काम कि एनएडीएच वाले स्टेप कैसे याद करने हैं, और सबसे मुश्किल काम को मैंने सबसे आसान बना दिया है। देखो, हमारी साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कोई भी साइकिल हो, साइकिल का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। तो कोई भी साइकिल अगर गोल गोल घूम रही है तो क्या बना रही है, क्या ये ओ बन रहा है, क्या ये ओ बन रहा है? बिल्कुल है, ओ बन रहा है। और इस ओ में इसकी एंट्री, एसिटाइल कोएंजाइम ए की एंट्री तो नहीं हो रही है, तो भाई ओ में एंट्री नहीं हो रही है तो चल भाग यहां से। ठीक है जी, तो ये अपना क्या बन गया, साइकिल है, ओ बन रहा है, ओ बन रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है,
हमने सिंपल सा रूल बना लिया कि जिसके भी नाम में ओ आएगा उसके नीचे NaDH वाली एनर्जी निकाल देनी है। देखो इसमें कहीं ओ बिल्कुल भी नहीं है तो इसके नीचे नहीं निकलेगी। आइसो यहां पर ओ आ रहा है, यहां NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। कीटो यहां पर भी ओ आ रहा है, यहां भी NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। कोई ओ नहीं आ रहा है, कोई ओ नहीं आ रहा है, कोई ओ नहीं आ रहा है, ओ आ गया है तो इसके नीचे NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। तो भाई FADH2 वाली एनर्जी डन है। क्या देखा हमने? F के नीचे निकालनी है। और NaDH वाली हमने क्या देखा? O के नीचे। नीचे वाला रूल देख ही लिया, ये तो सबको पता ही होगा कि नीचे 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 की तरफ। अब बचा GTP, ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो इस लेटर पे ध्यान दो, K लेटर पे ध्यान दो। इससे ऐसा नहीं लग रहा कि K लेटर से ऐसे दो एनर्जी निकल रही है, डिशूम डिशूम, दो एनर्जी। तो एक तो यही वाली होगी, है ना, हमेशा नीचे की तरफ निकलेगा ना, नीचे नीचे नीचे। तो एक तो इसके नीचे ये वाली निकल गई, दूसरी GTP वाली निकाल देना। कितना सिंपल गेम हो गया। दो बातें एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी पता होती है ना, सिर्फ वो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। देखो सबको ये याद रहता है कि टोटल ATP कितने बनते हैं? 38 बनते हैं टोटल ATP। इसमें किस किस की हम बात करते हैं? तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, एक हम लिंक रिएक्शन की बात करते हैं, और एक हम क्रेब साइकिल की बात करते हैं। और एनर्जी की बात करें तो हम वहां पर भी तीन चीजों की बात करते हैं, सबको पता है ये भी हर बच्चे को, कि एक NaDH वाली एनर्जी की बात करते हैं जिसमें कितने ATP होते हैं? 3 ATP होते हैं छुपे हुए, ठीक है। एक हम FADH2 वाली एनर्जी की बात करते हैं, दूसरी ये होगी जिसमें 2 ATP होते हैं, ठीक है। एक हम डायरेक्ट ATP की बात करते हैं या फिर GTP बोल लो, ठीक है। ये कितना? 1 ATP देगा। ये बातें सब बच्चों को पता है। देखो जी सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से याद करने का तरीका बहुत ही तगड़ा। देखो 38 लिखा हुआ है, बीच में इंटू कर दो, इनको गुना कर दो, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। इनमें से अपने को याद रहता ही है कि सबसे ज्यादा इसमें से ATP निकलते हैं, तो 24 ATP तो हमने यहां निकल दी। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में से कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्लाइकोलिसिस में कितने लेटर हैं? काउंट कर लो, 10 लेटर हैं, तो यहां 10 लिख देना है। हर बच्चे को याद रहता है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का खर्चा भी हुआ था, हर बच्चे को याद रहता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो ये बच गए कितने? 8 ATP यहां बच गए, ठीक है। फिर भी ना याद रहे तो इसको देखो, इसको 8 बना लेना, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहां पर 8 आ गया। 24 ये हो गई, 8 ये हो गई, बच कितने गए? टोटल कितने थे भाई? टोटल 38 थे। यहां पर ऑटोमेटिकली आपके 6 ATP बच जाएंगे, ठीक है। अब ये बात हर बच्चे को पता होती है कि ये बातें 2 साइकिल की हो रही है, 2 बार साइकिल घूम रही है, ये भी 2 बार चीजें हो रही है। यहां पे ग्लाइकोलिसिस में भी नीचे की तरफ, यहां भी 2 बार चीजें हो रही है, ये 2 बार की बातें होती हैं, ये बात सबको पता होती है। तो ये 2 बार की अगर बात है, अगर हमें 1 बार की चीजें चाहिए हो, 1 बार की चीजें चाहिए हो, तो क्या मैं अपॉन 2 कर दूंगा? क्या मैं अपॉन 2 कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? यहां पर 4 ATP आ गया। यहां कितना आ जाएगा आंसर? 3 ATP आ गया। यहां कितना आ जाएगा आंसर? 12 ATP आ गया। क्रैब साइकिल की मैं लास्ट में ट्रिक बनाऊंगा, इसको काट दो यहां से। एक बात, जो FADH2 है ना, ये सिर्फ क्रैब साइकिल में आपको दिखेगा, बाकी 2 में नहीं दिखेगा, तो इसको भी काट दो। इसकी ट्रिक के साथ वो कवर हो जाएगा। तो अपने पास टास्क बचता है ग्लाइकोलिसिस का, लिंक रिएक्शन का। अब देखो नॉर्मल कॉमन सेंस लगा लो कि अगर ये 4 है तो कितना ये जोड़ूं, कितना ये जोड़ूं कि ये 4 हो जाए। जाहिर सी बात है, एक ये जुड़ेगा और एक ये जुड़ जाएगा। तो क्या आपने लिंक रिएक्शन में कभी ऐसी रिएक्शन देखी है कि जहां 3 ATP निकल रहे हो? ऐसी तो कहीं नहीं देखी। हाँ, एक NaDH निकल रहा है, ये हमने ऐसी ऐसी देखी है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसमें एक NaDH हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी याद करना नहीं है। अब देख रहे हैं क्रैब साइकिल की ट्रिक। क्या हम इस F को इस F से मैच करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो भाई F को F के पास पहुंचा देते हैं और ये F वाले के नीचे FADH2 वाली एनर्जी निकल जाएगी। याद रखना हमेशा नीचे की तरफ एनर्जी निकालनी है, कि इसके नीचे उसके नीचे नीचे की तरफ एनर्जी निकलेगी। ये अपना क्या बन गया? साइकिल है, O बन रहा है, O बन रहा है, O बन रहा है, ठीक है। हमने सिंपल सा रूल बना लिया कि जिसके भी नाम में O आएगा उसके नीचे NaDH वाली एनर्जी निकाल देनी है। सो यहां पर O आ रहा है, यहां NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। कीटो यहां पर भी O आ रहा है, यहां भी NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। O आ गया है तो इसके नीचे NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। लेटर पे ध्यान दो, K लेटर पे ध्यान दो। इससे ऐसा नहीं लग रहा कि K लेटर से ऐसे 2 एनर्जी निकल रही है, डिशूम डिशूम, 2 एनर्जी। एक तो इसके नीचे ये वाली निकल गई, दूसरी GTP वाली निकाल देना। कितना सिंपल गेम हो गया। टेन टेन, सारी चीजें देख लो, याद हो चुकी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
ठीक है। नेक्स्ट अपना ईटीएस आ गया भाई। ईटीएस के लिए ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें ट्रिक लगाओगे तो आप फंस जाओगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा, कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। और ईटीएस में हो क्या रहा है, इसके लिए ये आपके सामने अभी एक पेज पे वीडियो चलेगी, इसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि ईटीएस में हो क्या रहा है। देखो अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने वाले हैं कि जो अपने पास NADH वाली एनर्जी बनी थी, FADH2 वाली एनर्जी बनी थी, उसको ATP में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले मैं एक सेल बना लेता हूं। ये मान लीजिए हमने बना ली एक सेल। ठीक है, और इस सेल के अंदर मैं बना देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दी। ये मैंने बना दी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, फोल्डिंग्स होती हैं, तो वो भाई क्रिस्टा सा बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये बन गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये ग्रीन कलर वाला पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन रहेगी और ये क्या रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रहेगी। और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये हो जाएगा दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी हैं। और ये क्या है भाई, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ना। और इस जगह की बात करूं तो ये क्या होगा भाई, ये साइटोप्लाज्म रहेगा, जाहिर सी बात है ना, बाहर का स्पेस है सेल का, तो ये साइटोप्लाज्म रहेगा। अब प्रोसेस कौन सी थी, देखो ग्लाइकोलिसिस कहां होगी, तो भाई साइटोप्लाज्म में होगी। और बाकी की जो होंगी कौन सी, जैसे कि अपनी लिंक रिएक्शन थी, और क्या थी अपनी क्रेब साइकिल थी, ये कहां होंगी, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। और लिंक रिएक्शन में, क्रेब साइकिल में या फिर ग्लाइकोलिसिस में भी क्या क्या बने थे अपने पास, NADH ये बना था, FADH2 बना था, ये एनर्जी बनी थी। और ये हमने बोला था कि ये चेक है, चेक को बैंक में ले जाके कैश करवाना पड़ेगा। तो बैंक कहां पे है, इधर है। तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस पे क्या लगे होते हैं, इस पे कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये चौथा कॉम्प्लेक्स हो गया, और पांचवा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से ATP सिंथेज के रूप में ये हो गया। अब पांचवा कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स को, ये जो चेन बन रही है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को बोला जाता है। अब हो क्या रहा है, देखो अपने पास क्या बन के तैयार थे, चलो NADH वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास NADH बन के तैयार था कि ये अपने पास एनर्जी बन चुकी थी। अब अपने को इसको क्या करना है, कैश करवाना है, मतलब इसके ATP बनाने हैं। अब होगा क्या, इससे क्या निकलेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और क्या निकलेगा, इससे H+ निकलेगा। ठीक है, इससे एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक H+ निकलेगा। और ये H+ कहां चला जाएगा, इस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में चला जाएगा। तो यहां तो H+ आ गया है। और ये NADH ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये इलेक्ट्रॉन पहले इस कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो बोल रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक चेन के थ्रू, इसके पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसके पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां है, फाइनली ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लेगी।